ये एक ब्रह्मास्त्र वीडियो होने वाला है। जिन भी बच्चों को कैश फ्लो से डर लगता है या एडजस्टमेंट में कंफ्यूज होते हैं, किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, वो 100% क्लियर होने वाला है। इसमें मैंने हर वो एस्पेक्ट पे बात करी है जिसके थ्रू एक बच्चे को कंफ्यूजन होना पॉसिबल है। अगर आपने ये वीडियो पूरी तरह से देख ली तो आपको हर एक माइन्यूट डिटेल्स पता चल जाएगा, हर वो एडजस्टमेंट का जिसके थ्रू कंफ्यूजन आपको बोर्ड्स में हो सकता है। वीडियो को पूरा देखना। एट द एंड मैंने एक ऐसा मिस्टेक बताया है जिसमें सारे बच्चे, ऑलमोस्ट सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है। अब आ जाओ कैश फ्लो के बेसिक्स पे। तो हमेशा याद रखना कि कैश फ्लो हम हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के हिसाब से बनाते हैं और इसका 3 एलिमेंट होता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। 3 एलिमेंट ही क्यों? ताकि हम ये समझ सके कि कैश को लेकर इन 3 एलिमेंट्स का बिहेवियर कैसा है। मतलब कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इनफ्लो कर रहा है यानी सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दे रहा है, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है यानी आउटफ्लो किसका सबसे ज्यादा है। और हम लोग जो कैश कैश कर रहे हैं, ये कैश से हमारा मतलब क्या है, किस चीज को हम लोग कैश कहेंगे एक्चुअली। तो सबसे पहला कैश इन हैंड, रोकड़े पैसे कितने हैं आपके पास, तो जो रोकड़े पैसे हैं वो हो गए आपके पास, पहला चीज कैश। दूसरा डिपॉजिट, जो कि आपके बैंक में है एज अ सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के फॉर्म में। तो आपके बैंक बैलेंस में जितने भी पैसे हैं सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट में, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आता है। फिक्स डिपॉजिट जो कि शॉर्ट टर्म है 3 महीने के लिए। जी हाँ, फिक्स डिपॉजिट भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, लेकिन सिर्फ वही वाला जो कि शॉर्ट टर्म के लिए, कितने टाइम के लिए, 3 महीने या उससे कम के लिए, जितने भी का फिक्स डिपॉजिट है वो भी आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में आता है। अब आ जाओ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब सिंपली रेवेन्यू जनरेटेड एक्टिविटी जितनी भी होती है, मतलब ऐसी चीजें जो कि रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी में जो भी चीजें एनरोल्ड होती है, वो होता है पूरा का पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे आपने कैश रिसीव किया सेल करके, आपने गुड सेल किया, आपने सर्विसेज अपनी सेल की, सर्विसेज सेल करने के बाद आपको जो भी पैसे मिले वो चला जाएगा ऑपरेटिंग में। साथ ही साथ आपने कैश रिसीव किया रॉयल्टी का, फीस का, कमीशन का। रॉयल्टी मतलब जैसे मैकडोनल्ड्स का अगर कोई ब्रांच खुला है तो वो ब्रांच मैकडोनल्ड्स को रॉयल्टी पैसा देता है, तो वो भी जाएगा ऑपरेटिंग में। साथ ही साथ अब आपने जो गुड्स सेल किया वो चला गया ऑपरेटिंग में, अब आप गुड्स जो परचेज करोगे वो भी जाएगा ऑपरेटिंग में। तो गुड्स आप परचेज किया और आपने सप्लायर को पेमेंट किया, तो ये पेमेंट भी चला जाएगा ऑपरेटिंग में। अब आपने एम्प्लॉयज को सैलरी दिया, वेजेस दिया, ये भी चला जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयज को सैलरी और वेजेस दोगे तभी तो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा ना, तभी तो आपका बिजनेस परफेक्टली चलेगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम एक्विजिशन या डिस्पोजल। एक्विजिशन मैंने खरीदा, डिस्पोज मतलब बेच दिया भंगार में या फिर डायरेक्टली सेल किया। किसको? लॉन्ग टर्म एसेट्स को या अदर इन्वेस्टमेंट को, किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट को। जैसे हमने पीपीई खरीदा, पीपीई मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब किसी भी तरह का प्रॉपर्टी मशीनरी या कुछ भी खरीदा, वो उसके लिए जो हमने कैश का पेमेंट किया वो कहाँ चला जाएगा? इन्वेस्टिंग में। साथ ही साथ हमको कैश रिसीव्ड हुआ किसके लिए? ताकि जो हमने पीपीई बेचा, जो हमने प्रॉपर्टी मशीनरी या जो भी चीजें हमने खरीदा था उसको जब हमने बेचा और उसके बाद जो हमको पैसा रिसीव हुआ वो भी चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश पेमेंट इन शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स, हमने शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करे ताकि हमको उसको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिल सके, कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लोन गिवन, अब समझो कि लोन हमने दिया क्यों? ताकि हमको उसका फ्यूचर बेनिफिट मिल सके और इससे हम इंटरेस्ट कमा सके। और इसमें ना मैंने ग्रीन कलर किया ताकि इसके बारे में बात कर सके, ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, इसके बारे में आगे बात करूंगा। अब देखो कैश रिसीव फ्रॉम लोन गिवन, अब हमने क्या बोला था कि लोन हमने क्यों दिया? ताकि इंटरेस्ट कमा सके। तो इंटरेस्ट कमा सके तो इसी के फॉर्म में अगर हमको कैश रिसीव हो रहा है तो वो भी कहा जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब आ जाओ इनकम जनरेट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किया उसके थ्रू जितने भी तरह के बेनिफिट्स मिले वो सारे कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। जैसे इंटरेस्ट इनकम, जैसे डिविडेंड इनकम, ये सारे कहाँ जाएंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब देखो रेंट रिसीव्ड, हमको अगर रेंट रिसीव हुआ है, रेंट कैसे रिसीव होगा? अगर हमने किसी प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करे थे, प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करे और फिर जाके उसके थ्रू रेंट मिला है, तो ये कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग में, क्योंकि इन्वेस्टिंग रिलेटेड है। साथ ही साथ हम रेंट पे किए, तो हमेशा अज्यूम करना कि हम रेंट क्यों पे करते हैं? हमने एक शॉप डाली, हमने एक कंपनी का ऑफिस खोला ताकि हम रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो रेवेन्यू जनरेट कर सके तो कहाँ जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। और उसके लिए हमने रेंट पे किया तो ये भी कहाँ जाएगा? सेम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब आ जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दीज एक्टिविटी दैट रिजल्ट्स चेंजेस इन ओनर्स कैपिटल एंड बोरोविंग्स,
मतलब ऐसी एक्टिविटी जो कि ओनर का कैपिटल या बोरोविंग चेंज कर सकता है। मतलब फाइनेंस रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो कहाँ जाएगी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। जैसे हमने शेयर्स इशू किया, हमने शेयर्स इशू किया, पैसे हमारे पास आ गए, कहाँ जाएंगे, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब हमने जो शेयर्स इशू किया उसको वापस खरीद लिया, बायबैक ऑफ शेयर्स किया हमने, कहाँ जाएगा, सेम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को हमने वापस खरीद लिया, कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बोनस इशू को ना मैंने काट दिया और रॉन्ग लिख दिया, क्यों। अब तो ये बोल सकते हो सर बट बोनस भी तो आएगा ना। गलत, बोनस कभी नहीं आता है, क्यों पता है, क्योंकि बोनस हमेशा कैपिटल से जाता है, रिजर्व से जाता है, और बोनस में किसी भी तरह का कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होता है। इसी वजह से बोनस पूरा का पूरा कैश फ्लो में ही नहीं आता है। तो आपको जब भी बोनस दिख जाए आप जस्ट उसको सिंपली इग्नोर करना। लोन टेकन, हमने लोन लिया, लोन क्यों लिया, फाइनेंस फीड करने के लिए, राइट, हमने फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए। तो हमने लोन लिया, कहाँ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब हमने लोन टेकन किया, लोन हमने लिया, कहाँ गया, फाइनेंसिंग में। अब अगर हम लोन दे रहे हैं, देखो कहाँ था लोन दिया था हमने, लोन हमने यहां दिया था। लोन हमने दिया ताकि हमको फ्यूचर में बेनिफिट मिल सके, और फ्यूचर में बेनिफिट मिल सके कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब आ जाओ इंटरेस्ट पेड, हमने इंटरेस्ट पे किया, पे क्यों किया होगा, हमने लोन लिया होगा तब हमने इंटरेस्ट पे किया, कहाँ गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब इंटरेस्ट रिसीव, हमको इंटरेस्ट मिला, क्यों मिला होगा, हम किसी को लोन दिए होंगे तभी ना। तो जब हमने लोन दिया कहाँ गया था वो, इन्वेस्टिंग, तो इंटरेस्ट उसका रिसीव हुआ वो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। अब ना एक नोट पे, इंपॉर्टेंट नोट पे ध्यान दो कि अगर लोन मिला है हमको, किससे, कस्टमर से या सप्लायर से, तो ये हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मतलब अगर हमको सप्लायर से मिल रहा है तो लोन टेकन हमेशा तो फाइनेंसिंग होता था ना, लेकिन अगर सप्लायर या कस्टमर से मिलता है तो ये हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होता है, ये याद रखना। अब आ जाओ स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर डिबेंचर। अब डिबेंचर देखते के साथ ना आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि डिबेंचर का मतलब है कि आपको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना होगा, चाहे क्वेश्चन में बोले या फिर ना बोले। अगर बिल्कुल नहीं बोलता है तो उसके हिसाब से अजम्पशन लेना है, क्या लेना है, बात करते हैं। अब इसमें दिया क्या हुआ है कि अगर 2024, ये है ओपनिंग बैलेंस, ये है क्लोजिंग बैलेंस, तो 2024 में कितना था, 5,000, सॉरी 5 लाख का डिबेंचर था, और 2025 में यही डिबेंचर 7 लाख का हो गया, यानी 2 लाख से डिबेंचर बढ़ गया। ठीक है, वेरी गुड। अब आ जाओ, इसका चार कॉम्बिनेशन दे सकता है आपको डिबेंचर में। पहला, एडिशनल डिबेंचर इशूड ऑन 1/4/2024, मतलब सेम इसी इसी डेट पे, 2024 में ही, मतलब ओपनिंग के टाइम पे ही ये कर दिया हमने, डिबेंचर नया इशू कर दिया। कौन सा वाला, इन दोनों के बीच का, यानी टोटल 2 लाख का जो डिबेंचर था, जो 2 लाख का जो डिबेंचर था वो हमने इशू कर दिया, कब, स्टार्टिंग ऑफ द, तो स्टार्टिंग में अगर हमने इशू किया तो ये 2 लाख पे पूरा का पूरा जो भी इंटरेस्ट रेट होगा, यानी 2 लाख का 12% पूरा निकलेगा। क्यों, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में खरीदा, सॉरी डिबेंचर इशू कर दिया। अब हमने डिबेंचर इशू किया एंड ऑफ द, कहां पे, यहां पे आके हमने डिबेंचर इशू किया, तो क्या ये 2 लाख पे लगेगा, बिल्कुल नहीं। तब आप पे किस पे इंटरेस्ट लगाना पड़ेगा, इस 5 लाख पे सिर्फ 12% का इंटरेस्ट लगा देना, सिंपल। अब आ जाओ, एडिशनल डिबेंचर इशू किया हमने मिड ऑफ द, मतलब इन दोनों के बीच में, तो कभी भी सपोज इसमें 6 महीने का गैप आ रहा है, तो 6 महीने के हिसाब से आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करोगे, यानी 2 लाख पे 12% के हिसाब से डिवाइड बाई 6/12, ये 2 लाख का, और इस पे पूरा का पूरा 12% के हिसाब से कैलकुलेशन करोगे। अब समझो कि अगर पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ही गिवन नहीं हुआ तो, मतलब अगर इंफॉर्मेशन किसी भी तरह का दिया नहीं है, किसी भी तरह का कोई डेट नहीं दिया कि एडिशनल डिबेंचर हम कब इशू किए, तो हमेशा ये मानना कि हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही डिबेंचर इशू किया था, जिसपे मतलब पूरा का पूरा 7 लाख पे आप 12% का कैलकुलेशन कर देना, और वहां पे आप अजम्पशन चाहो तो लिख सकते हो। अब आ जाओ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। अब अगर इशू करते वक्त हमने कोई डिस्काउंट दिया है तो उसको ना आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हो, आपने इशू ऑफ डिबेंचर किया तो आपका पैसा आया तो उसको ऐड करोगे, और उसमें से आप लेस कर दो डिस्काउंट ऑन इशू यहाँ पे, एंड उसका आउटर कॉलम में जो एडजस्टेड अमाउंट होगा उसको लिख देना। अब आ जाओ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ना 3 तरह का होता है, और ये गिरगिट की तरह होता है, पता है क्यों इसको गिरगिट बोल रहा हूं मैं, आप आगे देखो। इनकम टैक्स पे किया किसके लिए, ओपनिंग इनकम पे, ऑपरेटिंग इनकम पे हम इनकम टैक्स पे किए, तो ये हमेशा कहाँ जाएगा, इनकम टैक्स पे किया है तो ये हमेशा ऑपरेटिंग कैश फ्लो में जाएगा। अब अगर टैक्स पे किए, टीडीएस पे किया, किसके लिए, इन्वेस्टिंग रिलेटेड, अगर हमने कोई इन्वेस्टमेंट किया उसके रिगार्डिंग अगर हमने टैक्स पे किया तो वो कहाँ जाएगा, वो भी इन्वेस्टिंग में जाएगा।
अब अगर हमने टैक्स पे किया फाइनेंस रिलेटेड, अब अगर आपको पता होगा, अगर आप शेयर इशू करते हो, डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो आपको कुछ ना कुछ टैक्स तो गवर्नमेंट को देना ही पड़ता है। तो उस पे भी जो आप टैक्स पे कर रहे हो वो कहाँ जाएगा, वो फाइनेंसिंग में जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जिस भी तरह का नेचर जो भी चीज का होता है वो उसी फील्ड में चला जाता है, उसी एलिमेंट में घुस जाता है। इसी वजह से मैंने बोला था कि इनकम टैक्स ना गिरगिट की तरह होता है, जिधर चला गया वही बन गया। अब आ जाओ इसका एक इंपॉर्टेंट नोट पे। इनकम टैक्स is given in the question but nothing mentioned in the consider if operating cash flow। मतलब समझ लो कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स दे दिया, आपको ये नहीं बोला कि इनकम टैक्स जो टैक्स है या फिर किसी भी तरह का टैक्स दे दिया, वो ये नहीं बोला कि इन्वेस्टिंग पे टैक्स पड़ा है, ऑपरेटिंग पे पड़ा है, फाइनेंसिंग पे पड़ा है, किसी पे पड़ा है, नहीं पता आपको। तो आप टैक्स पेड को हमेशा यही समझना कि इनकम टैक्स है और वो चला जाएगा ऑपरेटिंग में। अब आ जाओ इंश्योरेंस क्लेम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। आप जब भी कॉलम में देखोगे, कॉलम के बारे में आगे बात करेंगे, बट हमेशा समझो कि इंश्योरेंस क्लेम को आप हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मानना। इसी वजह से इंश्योरेंस क्लेम अगर आपको रिसीव्ड होता है अगेंस्ट, अगर आपका स्टॉक यानी आपका जो दुकान था, आपका जो शॉप था, वो जल गया, जल जाने के कारण आपका जो भी लॉसेस हुआ उसके कारण अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो ये चला जाएगा ऑपरेटिंग में। अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है किसके कारण, अगर आपका मशीनरी बिक गया, सॉरी मशीनरी जल गया, तबाह हो गया पूरी तरह से, उसके कारण अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलता है तो वो चला जाएगा इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट में, नॉन कैश ट्रांजैक्शन। कुछ कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो कि नॉन कैश के कैटेगरी में आएगा, ना ही वो कैश का इनफ्लो करती है ना ही वो आउटफ्लो करती है। जैसे ट्रांजैक्शन दैट डू नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शुड गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे इशू ऑफ बॉन्ड्स, हमने बॉन्ड्स इशू किया, शेयर्स पीपी अक्वायर किया इन एक्सचेंज ऑफ शेयर्स, हमने बॉन्ड शेयर कुछ भी किसी भी तरह का कुछ भी इशू किया ताकि हम किसी भी तरह का फिक्स्ड एसेट ले सके। हमने कोई प्रॉपर्टी खरीदा और हम हमारे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, तो हमने क्या किया, कोई शेयर्स बॉन्ड्स डिबेंचर कुछ भी इशू कर दिया। तो क्या हमने किसी भी तरह का पैसे दिए हैं? नहीं ना, हमने फाइनेंस की चीजें एडजस्ट किए इन्वेस्टिंग की चीजों से, लेकिन कैश का इनफ्लो आउटफ्लो तो हुआ नहीं। तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन में आता है और ये पूरा का पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट से ही एडजस्ट हो जाता है, मतलब एक्सक्लूड है, पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही नहीं आएगा। अब आ जाओ मेथड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाते हो ना, तो इसका दो मेथड आता है, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। बोर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट मेथड है और स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इनडायरेक्ट मेथड में ही होता है, लेकिन हम डायरेक्ट मेथड के बारे में भी बात करेंगे। इसीलिए फर्स्ट आ जाओ डायरेक्ट मेथड पे, जिसको आप हमेशा स्टार्ट करते हो सेल्स ऑफ गुड्स से। अगर आप डायरेक्ट मेथड बना रहे हो तो आप पहले ये समझो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड में ना सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में चेंजेस होता है, बाकी सारा का सारा सिमिलर होता है। तो उस कॉन्सेप्ट पे मैं नहीं जाऊंगा, ये वन शॉट वीडियो, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने वाला हूँ, आपका ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन सॉल्व करने वाला हूँ, इसी वजह से मैं उस पर नहीं आऊंगा, मैं आपको डिफरेंशिएट दिखा रहा हूँ। इसी वजह से ये हमेशा किससे शुरू होता है, डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट मेथड बना रहे हो तो इसमें आपको जो भी होगा वो सेल्स के हिसाब से शुरू करोगे, देन आप कैश रिसीव किए, ट्रेड रिसीवेबल से उसको एडजस्ट करो, कैश परचेज पेमेंट किए हैं आपने, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने हैं, वेजेस सैलरी रेंट इलेक्ट्रिसिटी, वो सारे एडजस्ट किया आपने, पेमेंट किया इनकम टैक्स का, वो सारे एडजस्ट किया। अब आ जाओ इनडायरेक्ट मेथड में, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है और जिसके कारण मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। ये हमेशा शुरू होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। डायरेक्ट मेथड की तरह नहीं कि सेल से शुरू होगा, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू होता है। उसके बाद एडजस्टमेंट होता है नॉन कैश आइटम का और आइटम ट्रीटेड सेपरेटली का। अब बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है कि नॉन कैश आइटम किसको कहते हैं और ये प्लस माइनस क्यों होता है। इसको ना, ये सिंपल सा ट्रिक से समझो, अगर आपका प्रॉफिट कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, पर कैश रिड्यूस नहीं हो रहा है, तो इसको ऐड कर देना। अगर आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है पर कैश इंक्रीज नहीं हो रहा है तो लेस होगा। क्यों, कैसे, आगे देखते हैं। लेकिन आप इस चीज में कंफ्यूजन ना हो, इसी वजह से मैंने ये एंट्री पास किया है कि प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स होता है, तो इसका आप एंट्री क्या पास करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स टू एसेट्स अकाउंट। अब आप इस चीज पे कंफ्यूज हो सकते हो कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स को तो ऐड करते हैं और इसमें तो कैश हो रहा है, लेकिन आपने तो बोला था कि प्रॉफिट अगर रिड्यूस, सॉरी प्रॉफिट अगर इंक्रीज हो रहा है पर कैश इंक्रीज नहीं हो रहा है तो लेस होता है, लेकिन यहाँ पे तो कैश इंक्रीज हो रहा है। गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे जो भी पैसे प्रॉफिट हो रहे हैं वो डायरेक्ट पीएनएल में जा रहा है, वो कैश में नहीं हो रहा है। इस वजह से इसको आप लेस करते हो। क्यों? क्योंकि जो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम जो बनाते हैं वो हम लोग रिवर्स करते हैं, और रिवर्स करने का मतलब ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट को बढ़ा चुका है।
तो इसी वजह से हमको चाहिए क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स आने के पहले। इस वजह से ये प्रॉफिट को बढ़ा चुका है, इसी वजह से इसको कम करते हैं। सेम चीज डेप्रिसिएशन के साथ। डेप्रिसिएशन में कैश होता है क्या? डेप्रिसिएशन में कैश का कोई रोल है नहीं ना। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या करता है, प्रॉफिट को बढ़ाता है या घटाता है? घटा देता है। और प्रॉफिट घटाने का मतलब उसको ऐड करना है। सेम चीज यहाँ डेप्रिसिएशन ऐड होता है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी ऐड होगा। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिबेंचर ऐड होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लोन ऐड होगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस होगा। इंटरेस्ट इनकम लेस होगा। और ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद ये बनता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन अगेन एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट आता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंजेस का एडजस्टमेंट, जिसमें अगर आपका कैपिटल सॉरी करंट एसेट्स रहता है और अगर वो इंक्रीज होता है, जैसे आपने गुड्स खरीदा, गुड्स इंक्रीज हुआ, तो इसको आप लोग लेस करते हैं। क्यों लेस करते हैं? क्योंकि आपने जो गुड्स खरीदा उसके बदले आपका पैसा कम हो गया, कम हुआ, लेस करो। अगर आपने गुड्स बेच दिया, गुड्स आपके डिक्रीज हो गए, तो पैसा आपके पास आया, ऐड करो। सेम उसका ठीक उल्टा, करंट लाइबिलिटी है, इंक्रीज हुआ है तो ऐड करो, डिक्रीज हुआ है तो लेस करो। ये आके बन जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। देन उसके बाद आप टैक्स जितना भी आपने पे किया उसको आप लेस करते हो, और ये बनता है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम किसको कहते हैं? इंश्योरेंस रिलेटेड जो भी चीजें होते हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम होता है। फिर अगर आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के थ्रू अगर आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ वो यहाँ पे आप एडजस्ट करोगे, देन ये बनेगा कैश जनरेटेड या यूज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ना एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट पे ध्यान दो जिसमें ऑलमोस्ट सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जो कि है डिक्लेयर डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड में क्या फर्क है और इसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले समझो कि प्रपोज डिविडेंड होता क्या है। मतलब बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर ने डिविडेंड के लिए बात रखी है, डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। तो अगर डिविडेंड के लिए सिर्फ बात रखी है तो इसको आप सिर्फ नेट प्रॉफिट में एडजस्ट करोगे। लेकिन अगर डिविडेंड ऑलरेडी डिक्लेयर हो गया तो इसका ना दो इफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया तो पहले प्रपोज भी हुआ होगा। तो डिविडेंड जब प्रपोज किया था तो उसने आपको क्या किया था, आपने नेट प्रॉफिट में एडजस्ट किया, यानी नेट प्रॉफिट में आपने ऐड कर दिया। और जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो पहला उसका आपने इफेक्ट क्या दिया, नेट प्रॉफिट में आपने ऐड किया, और साथ ही साथ डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, आपका पैसा चला गया, जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आप इसको लेस भी करते हो। अगेन आ जाओ, प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ आपको नेट प्रॉफिट में इसको ऐड करना है। लेकिन अगर डिक्लेयर डिविडेंड दिया तो इसमें दो एलिमेंट्स है। नेट प्रॉफिट, यानी इसमें पहले डिविडेंड प्रपोज किया है इसलिए नेट प्रॉफिट में एडजस्ट होगा। इसको आपने पेमेंट किया भी है, कैश आपके पास से चला गया, तो ये फाइनेंसिंग में से लेस भी होगा। ये सबसे लास्ट और सबसे कंफ्यूजिंग एस्पेक्ट और एलिमेंट था जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने हर एक माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान रखा है जिसके थ्रू आपका कंफ्यूजन दूर हो सके। अगर आपको इसके बाद चाहिए कि मैं एक मास्टर क्वेश्चन को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूं, तो वीडियो पे बस 5 लाइक कर दो और कमेंट करो एक्सप्लेन। मैं इसका एक ऐसा मास्टर क्वेश्चन लाऊंगा जिसमें ईच एंड एवरी डिटेल्स, सारे एडजस्टमेंट प्रॉपरली अलाइंड होके, प्रॉपरली बेनिफिट के साथ आपको अच्छे से समझ में आएंगे। और सिर्फ वो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आप समझ लो कैश फ्लो में अच्छे से पकड़ बना लियो। आपका 100% कैश फ्लो में मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है। वीडियो पसंद आई, लाइक करो। आई एम साइनिंग ऑफ, योर कॉमर्स बडी।